इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो है साइक्लोएल्केन्स। ये टॉपिक है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये यूनिट 5 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 पर लेक्चर है। पहला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में ही हम सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे यूनिट 5 का। तो साइक्लोएल्केन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, चूंकि एस्टेरिक मार्क लगा है तो हमको पढ़ना है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, साथ ही जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे स्टेबिलिटीज, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, कोल्ट्रन एंड मॉफेट्स मॉडिफिकेशन, सैक्स-मोहर थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेनोन। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन पे। डेफिनेशन है साइक्लोएल्केन्स का। साइक्लोएल्केन्स क्या है? साइक्लोएल्केन्स को साइक्लोपैराफिन भी कहते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है और ये एक दूसरे से रिंग के फॉर्म में जुड़े होते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोपैराफिन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच the carbon atoms are joined by single covalent bond to form a ring. They are also called alicyclic compound. ये ध्यान रखिएगा, साइक्लोएल्केन्स को एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, साइक्लोप्रोपेन का ये एग्जांपल है, ये साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल है, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो साइक्लोपेंटेन है उसका नाम साइक्लोपेंटेन क्यों पड़ा, यहाँ पे ये सबसे पहले प्रोपेन था, 1 2 3 तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं प्रोपेन और उसमें हम साइक्लो लगा देंगे क्योंकि रिंग है। इसी तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो हम जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो काउंटिंग उस सिरे से शुरू करते हैं रिंग का जिस सिरे से सब्स्टिट्यूएंट पर सबसे कम नंबर आए। तो यहाँ पे हम 1 से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, इस तरह से 1 ब्रोमो, अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो रिंग के लिए और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, ठीक है, या ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन कॉमन नेम में। उसी तरीके से साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा, ये बेंजीन जैसे दिख रहा है क्या, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, आपको भी पता है क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इधर देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन साइक्लोएल्केन्स का, तो फ्रॉम डाइहाइलाइट से बनाया जाता है, कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे डिकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब भी कभी नेमिंग रिएक्शन आए तो आंख बंद करके बस उसको छोटे नोट में और बना लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए उसका, क्योंकि जब भी नेमिंग रिएक्शन आता है तो वो इंपॉर्टेंट ही होता है, कोई भी नेमिंग रिएक्शन हो। नेमिंग रिएक्शन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन और ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगी आपके, आप कहीं भी चले जाएं, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो फ्रॉम एल्कीन्स एंड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनके जरिए साइक्लोएल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। फ्रॉम डाइहाइलाइट्स, टर्मिनल डाइहाइलाइट्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम और जिंक फॉर्म cycloalkanes. This reaction is an extension of Wutter's reaction and is useful for the preparation of 3 to 6 membered ring. तो यहाँ पे देखिए ये है टर्मिनल डाइहाइलाइट, यहाँ से जब इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, सोडियम के साथ, तो ये जो क्लोरीन है सोडियम क्लोराइड बना के अलग हो जाएगा और हमें मिलेगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रॉम कैल्शियम साल्ट्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कही गई है, वुटर्स रिएक्शन का एक्सटेंशन है। तो वुटर्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्केन वुटर्स रिएक्शन में डाइहाइलाइट्स के थ्रू, एक्चुअली हाइलाइट्स के थ्रू, डाइहाइलाइट्स के थ्रू नहीं, हाइलाइट्स के थ्रू सोडियम का जब रिएक्शन, हाइलाइट का रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराया जाता है तो एल्काइल हाइलाइट का, तो हमें एल्केन मिलता है। तो यहाँ पे डाइहाइलाइट का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ तो हमें साइक्लोएल्केन्स मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा एक्सटेंशन बोल दिया गया है इसको वुटर्स रिएक्शन का। नाउ फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन द कैल्शियम और बेरियम साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड, साइक्लिक कीटोन्स आर फॉर्म्ड. The cyclic ketones can be readily converted into the corresponding cycloalkanes by Clemmensen reaction, Clemmensen reduction के थ्रू। तो हमारे पास ये क्या है, कैल्शियम साल्ट है ना, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट से भी साइक्लोएल्केन बनता है। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का टोटल कैल्शियम साल्ट है। यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट
जब हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और मिलता है एक कीटोन, साइक्लोकीटोन। ये साइक्लोकीटोन, इस साइक्लोकीटोन का जब हम फर्दर क्लेमेंशियल रिडक्शन कराते हैं, क्लेमेंशियल रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, HCl, जिंक और मरकरी के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है साइक्लोएल्केन्स। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। फ्रॉम ईस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन को कहते हैं डीमन रिएक्शन। ईस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम अंडरगो इंट्रामोलिकुलर एसिटोएसिटिक ester condensation and a beta keto ester is formed. The beta keto ester on hydrolysis gives cyclic ketones. These on reduction yield the corresponding cycloalkanes. ये है डाइइथाइल एडिपेट या फिर ईस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर है। इसका जब हम इसको ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ तो इसका कंडेंसेशन होगा, एसिटोएसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। तो उस कंडीशन में क्या ये वाला कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। उसके बाद फिर ये बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक है। यहाँ पे CO ग्रुप आ गया तो ये कीटोन बन गया, बीटा कीटो ईस्टर है। ईस्टर के लिए ये COO ग्रुप भी है ना। तो ये बीटा कीटो ईस्टर है। बीटा कीटो ईस्टर क्यों, क्योंकि बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है। तो बीटा कीटो ईस्टर का जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा ये, इसमें से सब जब इसको हीट करेंगे तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और फिर इसका रिडक्शन कराने पे हमें मिलेगा साइक्लोपेंटेन। अगले रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स, जिसे साइमन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। जब एल्कीन्स के जरिए साइक्लोएल्केन को प्रिपेयर करते हैं तो इसे साइमन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। When alkenes are treated with methylene iodide in the presence of a zinc copper couple, cyclopropene derivatives are formed. ये है प्रोपीन, और जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा मिथाइलिन आयोडाइड के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल, तो इथर भी प्रेजेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में हमें साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स फॉर्म मिलता है। तो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव कहने का मतलब है ये साइक्लोप्रोपेन है, जब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है तो वो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है। एंड इसी तरह एक और एग्जांपल है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। अब आगे है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये बेंजीन है, इसका जब रिडक्शन कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसे कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं, निकल रहेगा प्रेजेंट हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में साइक्लोहेक्सेन हमें प्राप्त होगा। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है साइक्लोएल्केन्स की। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर gases at room temperature. The remaining cycloalkanes are liquids. Melting point and boiling points of cycloalkanes show a gradual increase with the increase in molecular weight. Cycloalkanes are insoluble in water but dissolve in ethanol and ether. यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन देख सकते हैं साइक्लोएल्केन्स का। मेनली हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन को डिफरेंस लेके देख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। साइक्लोएल्केन्स रिसेंबल एल्केन इन देयर केमिकल बिहेवियर, हाउएवर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर द एक्सेप्शन। विद सर्टेन रिएजेंट्स दे अंडरगो रिंग ओपनिंग एंड गिव एडिशन प्रोडक्ट्स। तो साइक्लोएल्केन्स का रिएक्शन बिल्कुल एल्केन्स की तरह ही होता है, और कुछ जगह पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं, हालांकि इनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना था ड्यू टू दियर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, तो वो हम आगे स्टेबिलिटीज में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। मैं आप लोगों को साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन का जो रिएक्शन हमारे सिलेबस में दिया है उसको यहीं पे समझा दूंगी, अलग से उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। साइक्लोएल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। ये है रिएक्शन। साइक्लोप्रोपेन है, इसका जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमें मिलेगा हमें मिलेगा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, एंड यहाँ पे अगर साइक्लोहेक्सेन का करेंगे तो हमें क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिलेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ये सब्स्टिट्यूशन होगा। अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन।
साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, ये है साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट कैल्शियम टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये है साइक्लोप्रोपेन, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देगा। हालांकि इसको क्या देना था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना था, बट इसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा, ये रिंग ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, देन ये ब्रोमीन इससे अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये क्यों होता है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना, तो ये स्प्लिट हो जाता है, रिंग स्टेबल नहीं है रिंग के फॉर्म में। इसलिए साइक्लोब्यूटेन एंड हायर मेंबर्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो साइक्लोब्यूटेन है और हायर मेंबर्स हैं, चूंकि साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr एंड HI, cyclopropane react with concentrated HBr and HI to yield 1 bromopropane and 1 iodopropane respectively। ये है साइक्लोप्रोपेन, ये रिएक्ट करता है HBr के साथ या HI के साथ कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म करेगा या 1 आयोडोप्रोपेन। HBr के साथ है तो ब्रोमोप्रोपेन, अगर HI के साथ है तो आयोडोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन एंड हायर मेंबर्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। अगला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू गिव प्रोपेन एंड N-ब्यूटेन रिस्पेक्टिवली। नोटिस दैट हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी, क्यों, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन यूजुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो रिंग के फॉर्म में ही अच्छी है, तो वो क्यों टूटना चाहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी रिंग को तोड़ना है तो हम उसको हीट कर देते हैं और ये स्प्लिट हो जाता है रिंग, जिससे हमें नॉर्मल N-ब्यूटेन मिलता है और साइक्लोब्यूटेन के केस में, और साइक्लोप्रोपेन के केस में नॉर्मल प्रोपेन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। साइक्लोएल्केन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ नॉट एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आप ये रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई, उसमें से एक थे बेयर, एडोल्फ बेयर, जिन्होंने 1885 में एक थ्योरी प्रपोज की जो कि कुछ साइक्लोएल्केन्स पर लागू होता था, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, मतलब इनको बेसिस लेके इन्होंने एक थ्योरी दी, स्ट्रेन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने माना, पहले तो उन्होंने ये माना कि जो साइक्लोएल्केन्स हैं उनमें कार्बन के बीच जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, 28 मिनट, जैसा कि नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में होता है। और उन्होंने ये भी माना कि जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने मतलब जिसको बेसिस लिया ताकि वो स्ट्रेन के बारे में बता सके, तो उन्होंने ये माना कि जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल, वैसे 3 डायमेंशनल होना चाहिए था, पर उन्होंने प्लेनर स्ट्रक्चर मान के ये थ्योरी दी। उनकी थ्योरी क्या कहती है कि एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू वुड इम्पोज अ कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन ऑन द रिंग। तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू जो कि ये है, इससे अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उस कंडीशन में जो डेविएशन होगा वो इंटरनल स्ट्रेन को डेवलप करेगा। He also assumed that all cycloalkanes were planar and thus calculated the angles through which each of the valency bond was deflected from the normal direction in the formation of various rings. This is called angle strain, which determine the stability of the ring. In cyclopropane, 3 carbon atoms occupy the corner of an equatorial triangle. Thus, cyclopropane has carbon-carbon bond angle of 60 degree. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये है साइक्लोप्रोपेन, तो इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर इन्होंने माना है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए था, टेट्राहेड्रल वैल्यू ये होनी चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट चूंकि स्ट्रेन डेवलप हुआ, इंटरनल स्ट्रेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, तब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। मतलब इसमें एंगल स्ट्रेन कितना हुआ, एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2, जो कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों तरफ से लग रहा है स्ट्रेन, इसीलिए इसको 1/2 आधा करेंगे एक के लिए, एंड 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री ये, और हमें फिर एंगल स्ट्रेन मिल जाएगा। ये जो हिस्सा है वो एंगल स्ट्रेन का है, ठीक है।
the value 24 degree 44 minute then represents the angle strain or the deviation through which each bond bends from the नॉर्मल टेट्राहेड्रल डायरेक्शन। तो नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए उससे कितना डेविएट हो रहा है उसको ये एंगल स्ट्रेन बताता है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री क्यों माने ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने माना कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसका स्ट्रक्चर इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, तो उसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, तो उसी भी बेसिस पे हमने ये 60 डिग्री माना और उससे हमने एंगल स्ट्रेन निकाला। इसी तरह से उन्होंने और भी कंपाउंड्स हैं साइक्लोप्रोपेन के अलावा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनका भी एंगल स्ट्रेन निकाला। तो यहाँ पे एक बात अब ध्यान में रखिएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है, मतलब ज्यादा एंगल स्ट्रेन मतलब कम स्टेबिलिटी। तो यहाँ वैल्यू देखिए, एंगल स्ट्रेन है 24 डिग्री 44 में जो कि सबसे ज्यादा है, मतलब साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल है, फिर साइक्लोब्यूटेन है उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल, फिर उससे भी ज्यादा स्टेबल है साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस को आपको ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी। वेदर द एंगल स्ट्रेन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स मैग्नीट्यूड डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेन इन द रिंग। ठीक है, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा मतलब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, यानी स्टेबिलिटी घट जाती है। वैसे तो साइक्लोहेक्सेन्स को ज्यादा स्टेबल होना था, लेकिन यहाँ पे बेयर ने ये पाया कि साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको बताने के लिए, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन जब हम देखते हैं तो साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी हमें ज्यादा पता चलती है साइक्लोपेंटेन की कंपैरिजन में, मतलब यहाँ से बेयर स्ट्रेन की थ्योरी काम करना बंद कर देती है। यहाँ से फिर हम एक दूसरी थ्योरी देते हैं, उससे पहले हम लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी को चलिए समझते हैं और इसी में कुछ और थोड़ी बातें हैं उसको देखते हैं। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। द एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम, जो मैंने अभी वही बताई वही होगी। सो द एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, दस अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी cyclopropane should be highly strained molecule and consequently most unstable. The cyclopropane ring should therefore be expected to open up on slightest provocation and thus releasing the strain within it. This is actually so. Cyclopropane ऐसा ही होता है, वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है, जैसे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में दिखाया था ना किस तरीके से वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे रहा था। तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है और ओपन चेन एडिशन प्रोडक्ट से बनाता है। The angle strain in the case of cyclobutane is less that in the case of cyclopropane. This signifies greater stability. Thus, as expected, cyclobutane undergoes ring opening reaction, but only under most drastic conditions. The angle strain is minimum in the case of cyclopentane. This implies that cyclopentane is under least strain and should be most stable. Thus, it is not surprising that cyclopentane does not undergo ring opening reactions. चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी को। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी? बेयर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम. According to Bayer, cyclopentane should be much stable than cyclohexane, but practically it is reversed. Larger ring systems are not possible according to Bayer as they have negative strain, but they exist as much stable. Larger ring systems are not planar but wrinkled to eliminate angle strain. तो इनका कहना था कि पेंटेन के बाद स्टेबिलिटी घटती जाएगी, साइक्लोहेक्सेन से लेकर हायर एल्केन्स में स्टेबिलिटी घटती जाएगी, लेकिन इनकी थ्योरी के जस्ट अपोजिट क्या हुआ हमें पता चला बाद में कि साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी तो साइक्लोपेंटेन से भी ज्यादा है और हायर एल्केन्स की स्टेबिलिटी तो उससे भी ज्यादा है साइक्लोहेक्सेन से, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है पेंटेन के बाद, बस इनके अकॉर्डिंग डिक्रीज होनी चाहिए थी। तो इनकी थ्योरी यहीं पे काम नहीं करती और यहीं से शुरू होती है सेक्स मोहर की थ्योरी। पर उससे पहले चलिए एक और थ्योरी दी गई क्लॉजन मॉफिट के द्वारा, क्लॉजन मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। क्लॉजन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी बॉन्ड से रिलेटेड थी। इन्होंने बॉन्ड के द्वारा
स्टेबिलिटी, साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को बताने की कोशिश की। तो क्लॉजन-मॉफेट्स मॉडल या कॉन्सेप्ट को बनाना बॉन्ड थ्योरी या बेन बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। द बेन बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज अ बनाना बॉन्ड, इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट केमिकल एंड विथ जियोमेट्री समवॉट इंडिकेटिव ऑफ अ बनाना। केमिकल बॉन्ड जो है वो बनाना के जैसे स्ट्रक्चर, जिसकी जियोमेट्री थी, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। साथ ही इसका बेंड स्ट्रक्चर है, मुड़ा हुआ, तो उसके कारण भी इसको बेन बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो आगे बात करते हैं क्लॉजन-मॉफेट्स ने क्या। क्लॉजन-मॉफेट्स proposed that the smallest carbon molecule which one can reasonably expect to have is 104 डिग्री। बेयर ने माना था 109 डिग्री 28 मिनट, इन्होंने मान लिया कार्बन वैलेंसी एंगल को 104 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, therefore suggested that in cyclopropane only a partial overlap of sp3 hybrid orbitals occur। so कार्बन 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 बॉन्ड्स, मतलब साइक्लोप्रोपेन में जो 3 कार्बन थे उनके बीच का बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 109 डिग्री 109.5 डिग्री टू 104 डिग्री एंड HCH बॉन्ड, मतलब CH2 में जो बॉन्ड था, बॉन्ड एंगल था, इंक्रीज होके 12 डिग्री कंपेयर टू नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल हो जाता है जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पार्शियल ओवरलैप होता है। मतलब इन्होंने जो बेयर ने कहा उसी को थोड़ा अलग तरीके से बॉन्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश की। This decrease in overlap results in weakening of the bond and therefore partially explains the instability of the cyclopropane। देखिए, जब ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉन्ड वीक बनेगा। वीक बॉन्ड मतलब ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। वीक बॉन्ड होगा तो आसानी से टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो आसानी से नहीं टूटेगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो साइक्लोप्रोपेन में पार्शियल ओवरलैप के कारण जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इंस्टेबिलिटी कहते हैं जिसे, मतलब स्टेबिलिटी का कम हो जाना। In case of cyclobutane also has bene bond but the decrease in overlap is less than in the case of cyclopropane। साइक्लोब्यूटेन के केस में जो बॉन्ड्स है वो भी बेन बॉन्ड्स हैं, बट जो ओवरलैप में डिक्रीज है, मतलब ओवरलैपिंग साइक्लोप्रोपेन की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। साइक्लोब्यूटेन इज देयरफॉर मोर स्टेबल, नॉट पार्टिसिपेट इन द रिंग ओपनिंग रिएक्शन एंड लेस रिएक्टिव देन साइक्लोप्रोपेन। जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करिए। ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट ओवरलैप हो रहा है तो ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है, गुड ओवरलैप हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बेन बॉन्ड है तो देखिए थोड़ा सा हिस्सा ही ओवरलैपिंग हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो बेन फॉर्म में है, बॉन्ड भी बेन बॉन्ड बनेगा, और पुअर ओवरलैपिंग की वजह से वीक बॉन्ड बन रहा है, ऐसा क्लॉजन ने कहा था। और अगर पाई कहे तो पाई में तो फिर एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होती, पार्शियल लेवल ओवरलैपिंग भी होती है। मतलब ये जो बेंड बॉन्ड हम कह रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच का बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो बेंड बॉन्ड इंटरमीडिएट बॉन्ड है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दोनों बॉन्ड के बीच की होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनाना बॉन्ड बना, जिसको साइक्लोप्रोपेन में बेंड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यही थ्योरी थी उनकी, क्लॉजन एंड मॉफेट की। और यहाँ पे एक नोट आप ध्यान में रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन्वॉल्व इंड ऑन इंड ओवरलैप एंड पाई बॉन्ड इन्वॉल्व साइड लॉन्ग ओवरलैप, जो मैंने अभी बताया वही है। बेंड बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, द ओवरलैप बीइंग नाइदर इंड ऑन nor side long. This makes the overlap less efficient than sigma overlap and the cyclopropane carbon-carbon bond weaker than normal carbon-carbon sigma bond. चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं सैग-मोहर थ्योरी। तो ये बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म वाली थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स। तो इन्होंने सॉल्यूशन दिया था कि साइक्लोहेक्सेन और हायर एल्केन्स की स्टेबिलिटी को कैसे बताया जाए, आखिर कैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए कि इसमें स्ट्रेन्स तो रहे ही ना। तो स्टेबिलिटी वाली अनस्टेबिलिटी का खेल खत्म ही हो गया इनकी थ्योरी के बाद। In order to account for the stability of cyclohexane and higher members, Sack and Mohr proposed that such rings can become free from strain if all the ring carbons are not forced into one plane as was assumed by Baer। डायरेक्ट आप ये याद रखिएगा कि सैक मोहर थ्योरी को
स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो आपको फट से याद आ जाएगा कि इन्होंने ये बताया था कि जो स्ट्रक्चर्स हैं साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोएल्केन्स, तो उनकी स्टेबिलिटी, उनकी जो स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, उसको कम कैसे किया जाए, किस स्ट्रक्चर के थ्रू कम हो जाता है, उनकी खत्म कैसे किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने सॉल्यूशन दिया था, स्ट्रक्चर दिया था। इफ द रिंग एज्यूम्ड फोल्डेड और पकर्ड मतलब होता है थोड़ा सिकुड़ा सा condition, the normal tetrahedral angles of 109 degree 28 minute are retained and as a result the strain within the ring is relieved। तो उन्होंने कहा कि अगर जो रिंग है वो थोड़ी फोल्ड हो जाए तो उस कंडीशन में स्ट्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन कैन एग्जिस्ट इन 2 non-polar puckered conformations, both of which are completely free from strain. These are called the chair form and the board form because of their shape। तो इसमें थोड़ा मुड़ा हुआ हो जाता है स्ट्रक्चर, जो रिंग है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मुड़ा हुआ हो जाने की वजह से स्ट्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। Such non-polar strain-free rings in which the ring carbon have normal tetrahedral angles are also possible for higher alkenes। इसी तरीके से जैसे साइक्लोहेक्सेन के लिए इन्होंने बोर्ड चेयर फॉर्म दिया, हम बाकी के जो हायर एल्केन्स हैं उनके लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अभी आप ये देखिए, ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का और ये इसका एक्सियल और इक्विटोरियल स्ट्रक्चर है। मतलब कौन जो है वो तल के ऊपर है, सतह के ऊपर है, और कौन तल के नीचे है। उसके बाद द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन द बोर्ड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल विल मोस्टली एग्जिस्ट इन दी चेयर फॉर्म। ये भी याद रखिएगा कि नॉर्मल कंडीशन में साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में ही पाया जाता है। चेयर फॉर्म ऑफ कोर्स मोस्ट स्टेबल है बोर्ड फॉर्म से, तो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन। एग्जामिनेशन ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ये बात जो है वो इक्विटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो आप यहाँ तक याद रखिएगा, जो जरूरी था मैंने बता दिया। और आपने यहाँ पे बोर्ड फॉर्म नहीं देखा, तो बोर्ड फॉर्म ये है साइक्लोहेक्सेन का, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो एट द एंड आपके लिए आज कोट नहीं बल्कि कुछ मोटिवेटिंग लाइन है, 2 लाइन्स, तो सुनिए। शुरुआत छोटी हो मगर शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, हालात से मजबूर ना हो मंजिल, कोशिश ऐसी पक्की होनी चाहिए। अक्सर हम अपने हालात को कोसते रहते हैं कि हमारे हालात ऐसे थे, हमारे हालात इतने खराब थे, इसलिए हम अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए। आखिर क्या जरूरत है हालात को कोसने की? आप बस एक अच्छी शुरुआत करने की ठानिए, तो कैसे शुरुआत नहीं होगी? शुरुआत अच्छी होगी और बेहतरीन भी होगी, और आगे जो आप करना चाहते हैं वो भी बेहतरीन तरीके से होगा। अगर आपके पास एक मंजिल है तो चाहे कितने भी बुरे हालात हों, आप शुरुआत तो करिए, फिर देखिए क्या होता है। चीजें अपने आप होती जाएगी, क्योंकि आपको दिखता है सिर्फ आपकी एक मंजिल, बस वही आपको दिखना चाहिए और आप ऑटोमेटिक मूव करेंगे उसकी ओर। हालात से मजबूर होने की आपको जरूरत नहीं है कभी भी। बस आप एक मन बना लीजिए किसी चीज को पाने का और उसकी ओर बढ़ते रहिए। हालात खुद ब खुद आपके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड, और पढ़ते रहिए। और अब ये जो नोट्स है दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ना शुरू करें और पढ़ते रहें।